गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम पूरे के पूरे मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। इससे पहले आपको चारों लेक्चर देखने होंगे। जिन चारों लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर के समझा दिए हैं, अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गए तो मिसलेनियस क्वेश्चंस के सिर्फ एक दो क्वेश्चन आपको नए फील होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। देखो, पहला जो एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 26, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखो, कहता है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। पहले आप मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्स वाई प्लेन यानी कि जैसे हम 10th क्लास तक तो जो प्लेन यूज करते आए हैं जिसमें जेड एक्सिस का कोई रोल नहीं होता, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, एक्स वाई प्लेन के अंदर मैं बात करूं तो कोई भी जो पॉइंट होता है उसके अंदर बच्चों पॉइंट सिर्फ क्या होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। वहां पे जेड तो क्या होता है आपका जीरो। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि अब की बार एक्स वाई प्लेन है, सिर्फ जेड प्लेन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये टू डायमेंशनल प्लेन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये वेक्टर मैं लिखना चाहूँ बच्चों, एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई का वेक्टर लिखना चाहूँ, तो मान लेता हूँ इसको मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ। तो ये क्या होगा, एक्स आई प्लस में वाई जे। आप समझते हो, कोई भी पॉइंट को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं, एक्स आई प्लस में वाई जे लिखते हैं, है ना। अब ये आपको कह रखा है यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ये बच्चों यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, इस वेक्टर की लेंथ जो है वो तो क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर एक ऐसा वेक्टर लिखो जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली लेंथ 1 होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 होना चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो तो ये तो सर्कल की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। लास्ट में आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा कि उससे आप आसानी से याद रख पाओगे कि एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी यूनिट वेक्टर कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो आपको मैं आसान सा तरीका बताऊंगा। लेकिन वो आया कहाँ से, ये जरूरी है। देखो, एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर मैंने मान लिया ये है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1। यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या होना चाहिए, 1। ये तो बच्चों एक सर्कल की इक्वेशन है। ये एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी होती है, 1। रेडियस कितनी है इसकी, 1। यानी कि ये वाली रेडियस की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये रेडियस कितनी है इसकी, 1 है। ये ए वेक्टर मान लो, ये क्या है बच्चों, ए वेक्टर है और इसकी लेंथ कितनी है, 1। अच्छा, अब आप मेरे को ये बता दो, ये मान लेते हैं यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट अगर एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, एक्स होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। कोऑर्डिनेट्स में यही तो होता है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, y होती है। ये अगर मैं मानूं कि ये जो a वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है बच्चों, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर बता दो मेरे को आप, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। छोटी क्लासों में हम सीखते हैं 10th में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पे देखो, x है, और अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का मतलब होता है बच्चों ये, और ये क्या है आपका ए वेक्टर है। और इस हाइपोटेनिस का मतलब क्या होगा, फिर ए वेक्टर की लेंथ होएगा ना, क्या होगा, ए वेक्टर की लेंथ। और ए वेक्टर की लेंथ तो आपको कितनी दे रखी है बताओ, 1 दे रखी है। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोस थीटा आ गई। x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, कोस थीटा आ गई। इस पॉइंट में जो ये x है बच्चों, ये क्या है आपका, कोस थीटा है। इसी तरह से y निकाल लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड यानी कि y। हाइपोटेनियस कितना है, a वेक्टर की लेंथ, तो यानी कि y अपॉन में 1। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, y के, यानी कि y किसके इक्वल आ गया बच्चों, साइन थीटा के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x को क्या पुट कर दो आप, कोस थीटा, और प्लस में y को क्या पुट कर दो आप, साइन थीटा। तो ये बच्चों वो वेक्टर है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कि हमेशा एक क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब आप सोचो कि सर ये यूनिट वेक्टर क्यों है, आप इसकी लेंथ निकाल के देखो, आप इसकी लेंथ निकाल के तो देखो जरा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ही 1 होता है। तो इस वेक्टर की लेंथ हमेशा ही क्या आएगी बच्चों, 1। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछ ले कि फर्स्ट आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप क्या बताओगे, ए वेक्टर इक्वल टू कोस थीटा आई प्लस में साइन थीटा जे। ये वेक्टर क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर होता है। थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, थीटा बच्चों आपका 0 से लेके 2 पाई तक। यानी कि आप इसको घुमाते रहो, ये थीटा है, मान लो इसको यहाँ पे ले आओ, इस वेक्टर को, थीटा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो, इसके अंदर आप थीटा को 0 डिग्री पुट कर दो, है ना, कुछ भी हो सकता है ये वेक्टर। थीटा को 0 डिग्री पुट करोगे तो बताओ ए वेक्टर आपका क्या होगा। देखो,
थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0, मतलब कि जो ये ए वेक्टर होगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही कोई वेक्टर होगा। और बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर क्या होता है बताओ, आई वेक्टर नहीं होता, यूनिट वेक्टर। तो यहां से मैं प्रूव कर देता हूँ वो बात। देखो कोस थीटा, थीटा कितना है आपका 0 डिग्री आई, प्लस में साइन 0 डिग्री जे, तो कोस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0। तो देखो आ गया ना आई, मतलब कि अगर थीटा 0 हो जाएगा तो आपका जो यूनिट वेक्टर है वो किसके अलोंग हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का क्या नाम होता है आई। ये चीज हमने क्या है बच्चों प्रूव कर दी। अब एक बात बताओ, अगर थीटा 90 हो जाए बच्चों, अगर थीटा 90 होएगा तो ये ए वेक्टर बताओ किसके अलोंग आ जाएगा, देखना ये वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा ना, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है अपना जे वेक्टर। प्रूव करें, अगर थीटा बच्चों 90 डिग्री हो जाए, ए वेक्टर अपना क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से देखना कोस 90 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होता है 1, तो आ गया ना जे वेक्टर। और यही तो मैंने बात प्रूव की है कि थीटा को आप कुछ भी पुट करते जाओ, ये जो वेक्टर है हमेशा क्या रहेगा आपका यूनिट वेक्टर ही रहेगा। थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 हो सकता है, 360 हो सकता है, 0 और 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, ये देखो आपको क्या करना है, 2 नंबर में आएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, कि सारे के सारे यूनिट वेक्टर। बच्चों सारे यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि आप कोई एक वेक्टर नहीं लिख सकते। जैसे आपसे कोई कह दे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई एक यूनिट वेक्टर लिखो, कोई एक यूनिट वेक्टर, मैं कह दूंगा आई वेक्टर। एक्स वाई प्लेन के अंदर आई वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो ये एक्स वाई प्लेन में तो है। जे वेक्टर लिख दो, लेकिन मेरे से कहता है सारे के सारे वेक्टर लिखो, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर नहीं बल्कि एक जनरल वेक्टर लिखो। तो जनरल वेक्टर क्या होता है आपका, ए वेक्टर इक्वल टू कोस थीटा आई प्लस में साइन थीटा जे, वेयर थीटा क्या होता है, वेयर थीटा, ये जो ए वेक्टर होता है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, वेयर थीटा इज द एंगल, एंगल मेड बाय ए वेक्टर, मेड बाय ए वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो समझ लो, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। लेट करोगे आप, ए वेक्टर क्या है बच्चों आपका एक्स आई प्लस में वाई जे इज एनी वेक्टर, इज एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, है ना, इसको मान लो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड का कोई रोल नहीं होता। और आप डायग्राम बना दो साथ साथ में एक्स वाई, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों आपको यूनिट वेक्टर दिखने हैं, है ना, लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। इसका मतलब इस वेक्टर की लेंथ क्या होती है, आई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो क्या है बच्चों एक सर्कल है विच रिप्रेजेंट्स, विच रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। ये तो क्या आ गया आपका एक सर्कल आ गया। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम बना के बताओगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, लेकिन सारी चीजें समझ आएगी आपको। ये पॉइंट था बच्चों, तो ये पॉइंट है ना जो कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, सर्कल के ऊपर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल की है और ये एक्स वाई पॉइंट इसका मतलब कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो मुझे ये बताओ ये साइड कितनी होगी, ये लेंथ x होगी और ये क्या होगी 1, और ये आपका क्या है ए वेक्टर है, और ए वेक्टर की लेंथ कितनी है यहाँ पे 1, क्यों, क्योंकि लेंथ आपको 1 दे रखी है, यूनिट वेक्टर है। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ए ये बी और ये क्या है बच्चों ओ। इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि x की वैल्यू कोस थीटा कैसे आई। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है बच्चों सब जानते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है यहाँ पे बताओ x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 1 है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी कोस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे y है, ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों साइन थीटा आ गई। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाई करती है कि ए वेक्टर अपना क्या हो जाएगा बताओ एक्स आई, एक्स का मतलब क्या हो गया कोस थीटा आई, और वाई का मतलब क्या हो गया साइन थीटा, और साथ में क्या है जे है। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, वेयर थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों आपका 0 से लेके 2 पाई, और ये हमारा आंसर है। यानी ये वेक्टर जो ए वेक्टर मैंने लिखा है ना,
ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करने वाले सभी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ और अलग अलग वेक्टर आपको मिलते जाएंगे। ऑल वेक्टर्स हमने बता दिए, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक पर्टिकुलर वेक्टर पूछ लिया, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर। बच्चों एक यूनिट वेक्टर बताओ एक्स वाई प्लेन में जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बताओ मेरे को, मैंने आपको जब सारे बता दिए तो ये तो आपसे एक ही पूछ रहा है कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला वेक्टर बताओ जो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम सीधा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वी नो दैट एनी यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो अभी हमने पिछले एग्जांपल में सीखा है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज, यानी कि मैं बात करूं कोई भी यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है वो क्या होता है बताओ? ए वेक्टर इक्वल टू कोस थीटा आई। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। और ये क्या होता है? साइन थीटा जे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना दे रखा है? 30। पुट कर दो आप थीटा को, कितना? 30 डिग्री। बस थीटा को मैं कहता हूँ कुछ भी पुट कर दो, ये कहता है 30 पुट करो तो 30 पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों? कोस 30 आई और प्लस में साइन 30 जे। कोस 30 कितना होता है? √3/2 और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे जो आंसर है ना वो ये सारे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर वेक्टर पूछ लिया जहां पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो ये सारे आ गए ना, तो हमने क्या है? सारे लिख दिए, बस खत्म क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, अब सेकंड आपका 27th एग्जांपल, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने वो आपको इसलिए करवा दिया, वो इसी के ऊपर बेस्ड था। इसमें ये 4 वेक्टर है, 1 2 3 और ये 4। ये क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर। ये ध्यान से समझने होते हैं बच्चे, इसमें गलती कर देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है चारों पॉइंट के, और आपको एंगल निकालना है ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच में। तो बच्चों पहले तो आप ए बी वेक्टर निकालोगे, सॉल्यूशन ए बी वेक्टर निकालो पहले, तो एंगल तो बाद की बात है ना। ए बी वेक्टर क्या होता है बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब देखना यहाँ पे बी का पोजीशन वेक्टर, ये बच्चों क्या है? ए वेक्टर, यानी कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये सी पॉइंट का और ये डी पॉइंट का। तो बी का पोजीशन वेक्टर देखो ये रहा, कितना? 2i प्लस में 5j। इसमें से आप माइनस करोगे किसका? ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कि i प्लस जे प्लस में के। ब्रैकेट हटा के देखना क्या आएगा? 2i में से i माइनस करोगे i, 5j में से j माइनस करोगे 4j, और प्लस का क्या रहेगा आपका? माइनस का क्या हो जाएगा? के, है ना। ब्रैकेट हटाओगे तो ऐसे ही सी डी वेक्टर निकाल लो आप। सी डी वेक्टर क्या होता है बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। डी में से सी, यानी कि इसमें से ये माइनस करो, देखो डायरेक्ट माइनस कर दे। i माइनस 3i करोगे तो माइनस के 2i हो जाएगा, और -6 -2 तो माइनस के आपके कितने हो जाएंगे? 8j। माइनस के माइनस माइनस प्लस तो कितने हो जाएंगे बच्चों? प्लस के 2 के, -1 और +3 हो जाएगा ना। ये आपका आ गया। अब हमारे को क्या करना है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। यही तो पूछ रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। लेट कर लो थीटा है, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों? थीटा है। देन कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं? कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ सी डी वेक्टर। बताओ यही तो निकालते हैं, यही तो तरीका होता है। इनकी क्या करो? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करो। देखो 1 की मल्टीप्लाई करो किससे? -2 से, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे करो? -8 से, और फिर -1 की मल्टीप्लाई किससे करो? 2 से। और नीचे क्या होता है बच्चों? एक बार ए बी वेक्टर की लेंथ, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 + 4 4 जा 16, और प्लस -1 का स्क्वायर +1, है ना। और इसकी लेंथ निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। ये कितना आ गया? ऊपर देखो, ऊपर आपका आएगा -2 -4 और माइनस के 8 4 जा 32, माइनस के 36 आ गया, है ना। और नीचे क्या आएगा बच्चों? ये आ गया √18, एक ही रूट में कर दो, और ये आ गया 72। तो देखो कितना आ गया सोल्व करके आपका? 18 × 72 को क्या लिखते हो? 18 4 जा, एक 18 बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है? 2।
36 से 36 कटेगा, कितना आ गया, -1 आ गया। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू अपने पास बच्चों, कोस थीटा कितना आ गया, -1 आ गया। और अगर आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो -1 किसकी वैल्यू होती है बताओ, कोस 180 की। कोस 180 कितना होता है, -1। तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री, यानी कि पाई। थीटा कितना आ गया, पाई। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर। देखो ये तो एंगल तो निकल गया है ना, आंसर आ गया। कहता है डिड्यूस दैट, डिड्यूस का मतलब होता है बच्चों जो आपने अभी ऊपर रिजल्ट फाइंड आउट किया है ना, इन दोनों के बीच का एंगल, उसका यूज करके, या फिर ये लिखा होता है ना कई बार हैंस, हैंस ये प्रूव करो, हैंस डिड्यूस दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। आप मेरे को ये बताओ, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई है तो वो वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। दैट इंप्लाइज ए वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर। ये क्या है बच्चों, कोलिनियर है। अच्छा आप कहोगे सर कोलिनियर कैसे, मैंने एक तरीका और बता रखा है ना आपको, मैंने एक तरीका आपको और बता रखा है, हालांकि पेपर में तो वही मेथड यूज करना है, क्योंकि हैंस वर्ड आ गया। हैंस का मतलब जो आपने उनके बीच का एंगल निकाला है उसका यूज करके बताना है कि ये वेक्टर कोलिनियर है। लेकिन अगर मान लो सीधा ही पूछ ले कि ये वेक्टर कोलिनियर है, तो मैं बताऊं आपको कोलिनियर वेक्टर का कितना आसान मैंने आपको तरीका बता रखा है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो वे दो वेक्टर हमेशा ही क्या होते हैं, कोलिनियर। देखें यहाँ पे ए बी वेक्टर देखना कितना है, 1 4 -1। ये कितना है बच्चों आपका, 1 4 और -1। सी डी वेक्टर देख लो, ये है -2 -8 और 2, -2 -8 और बच्चों 2 ये है। अब आप मेरे को बताना क्या सी डी वेक्टर को मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो -i -k 4, ये k नहीं है सॉरी j है, 4j और प्लस के कितने बच के k। अब माइनस भी कॉमन ले लो, अंदर से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब आप खुद देख लो, ये जो अंदर वाला वेक्टर है ये तो किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर के इक्वल है। यानी कि सी डी वेक्टर जो हमारा आ गया वो -2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर आ गया ना। इसका मतलब यही तो होता है कि ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर। ये बच्चों क्या है, दोनों वेक्टर आपके आपस में कोलिनियर है। समझ गए आप बात। तो इस तरीके से आप कभी भी कुछ भी प्रूव कर सकते हो। कोलिनियर वेक्टर के बीच का एंगल समझ लो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 28 और 29 दोनों एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सबसे आसान है। अगर आपने एक्सरसाइज 10.4 अच्छे से की है तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको आसान लगने वाले हैं। इसमें ये कहता है ए बी सी 3 वेक्टर है सच दैट, आपको तीनों वेक्टर की लेंथ दे रखी है, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की, सी वेक्टर की, एंड ये देखो यहाँ पढ़ो ईच वन ऑफ देम का मतलब जो 3 वेक्टर है उनमें से तीनों बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2, यानी कि एक वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है। गिवन क्या है अपने को पता है, अपने को बच्चों गिवन ये है, एक तो तीनों वेक्टर की लेंथ दे रखी है, ए वेक्टर की कितनी है 3, बी वेक्टर की लेंथ कितनी है 4 और सी वेक्टर की लेंथ कितनी है बच्चों 5। एंड ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन जो अपने को दे रखी है। ये कहता है हर एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर अदर 2 बाकी दोनों वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है। मतलब कि मान लो तो ए वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है बच्चों किसके, बी प्लस सी के। यही तो बात है, ए वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। दैट इंप्लाइज दो वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों, तो मुझे बताओ इन दोनों की क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगी, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर की जगह बस क्या लगा दो डॉट और इक्वल टू क्या रख दो 0। अच्छा यहाँ से मैं क्या ये कह सकता हूँ ए की डॉट बी के साथ और प्लस ए की डॉट सी के साथ वो क्या है 0। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ ए के लिए नहीं, अब ये कहता है बी वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा बाकी दोनों के सम के, यानी कि सी प्लस ए के। दैट इंप्लाइज बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूँ बच्चों किसके साथ, सी प्लस ए के साथ, वो क्या आएगी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि बी डॉट सी सॉरी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि बी डॉट सी और प्लस में बी डॉट ए वो क्या होगी आपकी 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से सी वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी वेक्टर के। दैट इंप्लाइज सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी। देखो कितना भी लिखते जाओ आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए, यूं थोड़े कि ये आप जो है ना क्वेश्चन है और इसको याद करोगे। अपने आप ही लिखता जा रहा हूं मैं कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट 0। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सी की ए से करते हैं
सी डॉट ए और प्लस में सी डॉट बी, ये क्या है बच्चों आपकी 0। ये 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन तीनों इक्वेशनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, बाद में काम आएगी ये बाय 1 + 2 + 3। देखो इन तीनों को ऐड करोगे ना, ये ए डॉट बी 2 बार आएगा, तो तीनों 2 बार आएंगे, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ऐसे ही बी डॉट सी 2 बार आएगा, ऐसे ही सी डॉट ए 2 बार आएगा, और उधर तो क्या है बच्चों 0 है। ये आपका आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, फोर्थ इक्वेशन। बस अब इसको छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो इसको। अब अपने को प्रूव क्या करना है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। मैंने आपको कितनी बार एक बात बताई है कि जब भी आपको मॉडुलस के अंदर ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा ही उसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे। समझ गए बच्चे, कंसीडर करो आप हमेशा ही, एक ही तरीका है इसको फाइंड आउट करने का और कोई तरीका है नहीं। आप कंसीडर करो क्या, लेंथ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मेरे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, जैसे बहुत बार बताया ही मैंने ये चीज आपको, और प्लस 2ab, ए बी का मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे ए डॉट बी प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखोगे बी डॉट सी, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों सी डॉट ए। अब आप मेरे को बताओ ए वेक्टर की लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, बी वेक्टर की लेंथ कितनी 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ये 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, प्लस में 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और ये देखना ये तो फोर्थ इक्वेशन का यूज करके क्या है, ये चीज आपकी फोर्थ इक्वेशन का यूज करके 0 है ना, तो ये कितना आ गया आपका 50 प्लस में 0 यानी कि 50 आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसकी लेंथ और इसका स्क्वायर बच्चों 50 आ गया। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए क्वेश्चन में, इसकी लेंथ चाहिए ना सिर्फ, दोनों तरफ क्या कर लो स्क्वायर रूट ले लो, और वो भी कौन सा स्क्वायर रूट, पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 25 टू जा यानी कि 5√2, आंसर कितना आ गया इसका 5√2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ही चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। देखो एक टीचर का यही बेनिफिट होगा कि वो आपको बताएगा कि जब भी ये चीज पूछी जाए ना, तब तब ये चीज आपको यूज करनी है बस, उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता चला जाएगा। कंडीशन क्या दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में, ये 3 कंडीशन दे रखी थी, मैंने इनका यूज करके ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज एग्जाम्पल नंबर 28, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी यही कहता है कि आपको क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू ए बी सी 3 वेक्टर है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 10.4 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल था, बिल्कुल सेम ऐसा हम कर चुके हैं वो भी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू इज इक्वल टू दिस, मतलब ये निकालना है आपको, इसको बार बार ना लिखना पड़े इसलिए इसने इसको क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। ए वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर की लेंथ, सी वेक्टर की लेंथ आपको क्या है बच्चों गिवन है, तो फिर आपकी वही बात आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। देखो जब भी आपको ऐसी ऐसी चीज फाइंड आउट करनी हो ना, ये तो किस में आती है बताओ, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आती है ना, तो आप कंसीडर करोगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप मेरे को बताओ, लेंथ ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने आपको सारी चीजें समझा रखी है, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए, ये होती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ मेरे को, इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर की लेंथ तो 0 ही होती है ना, तो ये तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ए वेक्टर की लेंथ कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर। बी वेक्टर की लेंथ कितनी 4, 4 का स्क्वायर। सी वेक्टर की लेंथ कितनी 2, 2 का स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ये आ गया। अब बताओ मेरे को, ये तो 0 होगी, ये 9 प्लस 16 प्लस में 4 और प्लस में कितना हो गया बच्चों 2, और ये क्या है देखो, ये इस चीज को क्या लिख दूं, म्यू लिख दूं, क्वेश्चन में दे रखा है ये म्यू है ना, तो ये कितना हो गया आपका बच्चों 29 हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2 म्यू, तो 2 म्यू की वैल्यू जो है वो आ गई बच्चों 29, तो म्यू कितना आएगा -29, ये कितना आएगा -29/2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, हमारे को ये कंडीशन यूज करनी है, ठीक है, कंसीडर करना है बस इसको और वैल्यू निकल आएगी। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल 30, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मिसलेनियस से पूछे जाते हैं। उसका ये फायदा होता है एग्जामिनर को, एक तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, और एक सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों ये सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो ए वेक्टर
और बी वेक्टर पैरेलल है। मान लेते हैं ये दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो मैं क्या कंडीशन यूज कर सकता हूँ कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है। मानते हो ना ये बात? तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल होते हैं। मतलब कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये बात क्या है बच्चों, आपको पता होनी चाहिए। अब आपने एक मैट्रिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैट्रिक्स के अंदर, कि किसी भी ए मैट्रिक्स को ये लिखा जा सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, है ना। देखो इसका दोबारा एलसीएम लेना, इसका दोबारा एलसीएम लोगे तो वो ए ही आएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, 2a/2, 2a/2 तो ए ही होगी ना। मतलब कि इसको हम ऐसा लिखते क्यों हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इस मैट्रिक्स का जो ये वाला पार्ट है, ये हमेशा ही क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये मैट्रिक्स हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है आपकी। और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है, ये बच्चों हमेशा ही क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अगर आपने थर्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ जब मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, कि ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक, और ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब हम वहां पे ऐसा बोलते थे, एवरी मैट्रिक्स या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ना भी हो चाहे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको स्क्वायर वर्ड को हटा दो, स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हर एक मैट्रिक्स को हम एक ऐसी दो ऐसी मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और एक क्या हो बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक हो। और ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और परपेंडिकुलर हो तो अगर मान लो सी वेक्टर परपेंडिकुलर हो डी वेक्टर के, क्या कंडीशन यूज करते हैं हम, सी डॉट डी किसके इक्वल है बच्चों, 0। ये तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ with reference to the right handed system of mutually perpendicular unit vectors I j k। इस लाइन का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ये राइट हैंडेड सिस्टम ही हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इसका मतलब बच्चों ये होता है राइट हैंडेड सिस्टम का, कि जो आप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो जेड एक्सिस लेते हो ना, मान लो मैं आपको 3D में बना के दिखाता हूँ। देखो 3D के अंदर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक्स एक्सिस मान लो आपने ले लिया, इसको आपने वाई एक्सिस ले लिया, इसको जेड एक्सिस ले लिया। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप एक्स वाई प्लेन जब लिखते हो ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एक्स वाई क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, फिर वाई जेड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, फिर जेड एक्स क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ऐसा नहीं लिख सकते हम डायग्राम को ऐसा नहीं बना सकते। कैसा, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पे वाई लिख दिया, यहाँ पे जेड लिख दिया, ये डायग्राम गलत है। क्योंकि यहाँ पे एक्स से वाई, एक्स वाई प्लेन आप लोगे तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ हम ऐसे जरूर बना सकते हैं, देखो हम ऐसे बना सकते हैं, एक्स वाई और क्या जेड, ये बना सकते हैं। इसमें देख लो, इसमें एक्स वाई क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, वाई जेड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और आपका जेड एक्स क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी की सुई वाई से लेकर जेड पे थोड़े आती है, जेड से लेकर वाई पे जाती है। तो ये होता है राइट हैंडेड सिस्टम। तो बस, और इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। इसमें कहता है एक अल्फा वेक्टर है, ये एक बीटा वेक्टर है। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर। आपको बीटा वेक्टर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ β1 प्लस β2। कहने का मतलब बच्चों ये है, ये जो बीटा वेक्टर है ना, इसको आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक पार्ट को बोल दिया β1, एक को क्या बोल दिया β2, और दोनों को ऐड करके दोबारा क्या आ जाएगा, वही बीटा आ जाएगा। जैसे वही मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक ये वाली मैट्रिक्स और एक बच्चों ये वाली मैट्रिक्स, लेकिन जब दोनों को दोबारा ऐड करेंगे तो क्या आती है, ए ही आती है ना। ऐसे ही यहाँ पे β1 प्लस β2 को ऐड करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, आपका बीटा आ जाएगा। लेकिन ये β1 और β2 कैसे है, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स कैसी होती थी, सिमेट्रिक, ये क्या होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे ये β1 क्या है बच्चों, अल्फा के पैरेलल है, और β2 क्या है, ये अल्फा के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लाइन अपनी नोटबुक में लिख लो। ये कहता है कि बीटा वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर में ब्रेक कर दो जिसका एक पार्ट अल्फा के पैरेलल हो और दूसरा पार्ट अल्फा के परपेंडिकुलर हो। यही तो बोला गया है ना इस क्वेश्चन में, कि बीटा वेक्टर के दो पार्ट बना दो, β1 और β2। β1 तो पैरेलल होना चाहिए अल्फा वेक्टर के, और β2 परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, अल्फा वेक्टर के। तो बस बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें से एक वेक्टर को मान लो, देखो मैं सॉल्यूशन करता हूं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है बताओ,
बीटा वन जो है ना, बीटा वन वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, अल्फा वेक्टर के, है ना। और अभी मैंने आपको बताया था अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो तो मैं बीटा वन को क्या मान सकता हूँ, लेमडा इंटू अल्फा वेक्टर मान सकता हूँ ना। वेयर लेमडा क्या है, एनी कॉन्स्टेंट। कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है कि ऐसा क्यों मानते हैं। अभी मैंने बताया दो वेक्टर अगर पैरेलल हो बच्चों तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। लेमडा कोई कांस्टेंट है, बीटा वन को मैंने मान दिया। अच्छा अब बताओ मेरे को, अल्फा तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है ना, अल्फा कितना दे रखा है, देखो ये रहा अल्फा, तो 3i माइनस में क्या आ गया, जे। बच्चों बीटा वन आ गया, बीटा वन वेक्टर आ गया मेरे पास। अब आप कहोगे सर बीटा वन तो आ ही गया, लेकिन बच्चों हमें लेमडा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। लेमडा क्या है मेरे को क्या पता है ना, तो ये अभी बीटा वन मैंने माना है। अब बताओ, अब मेरे को ये बताओ कि बीटा वेक्टर आपका जो है वो बीटा वन प्लस बीटा टू है, तो यहाँ से मेरे पास बीटा टू की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी पड़ जाए तो बताना निकाल सकता हूँ। बीटा वेक्टर में से बच्चों बीटा वन माइनस कर दो, भाई बीटा वेक्टर में से अगर मैं बीटा वन को माइनस कर दूंगा तो बीटा टू आ जाएगा। अच्छा बीटा वेक्टर क्या है, बीटा वेक्टर तो ये रहा, यानी कि 2i प्लस में जे माइनस के 3k, इसमें से बीटा वन क्या है, देखो ये रहा ऊपर, बीटा वन क्या है बच्चों 3 लेमडा आई और माइनस में लेमडा जे। इसमें अलग अलग कर लो आई जे के कोफिशिएंट, आई कॉमन ले लो, क्या बच गया 2 माइनस के 3 लेमडा, जे कॉमन लो, क्या बच गया 1 प्लस में लेमडा, और माइनस के कितना बच गया बच्चों 3k, ये आ गया। ये क्या आ गया आपका बीटा टू वेक्टर आ गया। मतलब कि आपको बीटा भी दे रखा था, बीटा वन हमने मान लिया तो बीटा टू निकाल सकते हैं ना, ये बीटा टू आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखो ये लाइन पढ़ो, बीटा टू परपेंडिकुलर है अल्फा के, बीटा टू जो वेक्टर है आपका वो अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि बीटा टू की डॉट प्रोडक्ट अल्फा वेक्टर के साथ क्या आएगी, जीरो आएगी। और बीटा टू देखो ये रहा और अल्फा वेक्टर ये रहा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को क्या रख दो, जीरो, और वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। बस दैट इंप्लाइज बीटा टू। बताना बीटा टू क्या है, ये रहा देखो, बीटा टू ये रहा और अल्फा वेक्टर ये रहा, अल्फा वेक्टर है आपका 3i माइनस में जे। इनकी डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या है, जीरो है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई से करते हैं, मतलब कि 2 माइनस 3 लेमडा की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, प्लस जे का कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना -1। अच्छा के का कोफिशिएंट इसमें तो है लेकिन उसमें है ही नहीं तो जीरो आ जाएगा, ये इक्वल टू जीरो है। मल्टीप्लाई करो 3 टू जा 6 माइनस 9 लेमडा -1 माइनस लेमडा, यानी कि 5 माइनस के 10 लेमडा इक्वल टू जीरो। तो 5 किसके इक्वल आ गया, 10 लेमडा, 10 नीचे आ जाएगा तो लेमडा कितना आ गया बच्चों 1/2, लेमडा कितना आ गया 1/2। बस लेमडा आ गया तो मेरे पास देखो ये रहा बीटा वन, यहाँ से लेमडा की वैल्यू पुट करूंगा तो बीटा वन आ जाएगा, और ये रहा मेरे पास क्या बीटा टू, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट करूंगा तो बीटा टू आ जाएगा, है ना। इसको सेकंड इक्वेशन हम दे दो, क्या करो अब आप पुट करो बच्चों, पुट करो लेमडा की वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में आपका बीटा वन था, बीटा वन क्या था आपका लेमडा इंटू एल्फा, लेमडा इंटू एल्फा यानी 3i माइनस जे, 3i माइनस के जे। इसको क्या पुट करूंगा मैं 1/2 3i माइनस के जे, चाहो तो सेपरेट डिवाइड कर दो 3/2i और माइनस के 1/2 जे। आपके पास क्या आ गया बच्चों, बीटा वन आ गया। अब या तो आप बीटा में से बीटा वन माइनस कर दो बीटा टू आ जाएगा, या फिर आप सीधा ही सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। देखो सेकंड इक्वेशन बीटा टू बच्चों क्या थी, आई 2 माइनस 3 लेमडा, ये क्या थी आई इंटू 2 माइनस, जैसा आपका मन करे वैसा करो। और फिर क्या थी आपकी बच्चों, ये देखो हमारी क्या थी इक्वेशन, प्लस जे इंटू 1 प्लस लेमडा माइनस 3k, प्लस जे इंटू 1 प्लस लेमडा और माइनस के 3k। इसमें लेमडा को कितना पुट करो 1/2, लेमडा को 1/2 पुट करोगे तो बच्चों ये आएगा क्या, लेमडा को 1/2 पुट करोगे तो ये आएगा। अब देखो ये कितना आ गया 4 में 3 1/2 आ गया ना, 1/2 लेमडा, और ये कितना आ गया 3/2 जे, सॉरी आई जे, और माइनस के कितने आ गए 3k। ये आपका क्या आ गया आंसर। देखो बीटा वन निकलने के बाद, ये बीटा वन आपने यहाँ से निकाल दिया था ना, या तो आप सीधा ही कर सकते हो, बीटा किसके इक्वल था बताओ, बीटा वन प्लस में बीटा टू था, तो बीटा भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बीटा वन हमारा निकल गया तो बीटा टू यहाँ से आप निकाल सकते हो माइनस करके भी, बीटा में से बीटा वन माइनस कर दो बीटा टू आ जाएगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पुट करनी है इसकी लेमडा की वैल्यू तो यहाँ पे भी पुट कर दो। क्वेश्चन आसान था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं बच्चों की, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, ठीक है, वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बस।
अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर एक यूनिट वेक्टर बताना था जो 30 डिग्री एंगल बनाता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कैसे था? ए वेक्टर हमने क्या माना था बच्चों? कोस थीटा आई प्लस में साइन थीटा जे, ये होता है ना, वेयर थीटा कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? थीटा कितना है बच्चों? 30 डिग्री। तो कोस 30 आई और प्लस में साइन 30 जे। कोस 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 आई, साइन 30 होता है 1/2। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था। ठीक है, खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया। x1 y1 और z1। और Q पॉइंट क्या है बच्चों? x2 y2 और z2। एक तो कहता है पी क्यू वेक्टर निकालो। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ? Q में से P माइनस करते हैं ना, यानी x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये होता है। अब मेरे को बताओ, आपको इसके स्केलर कंपोनेंट बताने हैं। स्केलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो क्या लिखो आप? स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर आर। स्केलर कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं बच्चों? x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। अब बताओ मेरे को, पी क्यू वेक्टर जब आपके पास है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 इसका होल स्क्वायर। अब ओपन नहीं करना, बस इतना ही छोड़ना है। ठीक है ना, बस खत्म क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और बुक के अंदर अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे बहुत टफ आपको मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन कराता हूँ। पहले तो मेरी एक दो बातें ध्यान से सुन लो, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ एक राइट ट्रायंगल की, देखो ये मान लो राइट ट्रायंगल है ABC। अगर मैं ये कहता हूँ ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 है, तो बच्चों ये कितना बच गया? 60, क्योंकि ये तो कितना होता है? 90 होता ही है। मैं आपको 10th क्लास के से ही ये रूल बताते हैं बच्चों को कि अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 है, 30 के सामने वाली साइड कितनी है बच्चों? 1, तो 90 के सामने वाली साइड कितनी होती है? इसकी डबल होती है ना। मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा ये, लेकिन ये चीज़ें अगर आपको पता होता है ना एज ए 12th क्लास स्टूडेंट, तो मैथ आपको थोड़ा सा हेल्प तो करता है। 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 90 के सामने वाली साइड इसकी डबल होती है, और 60 के सामने वाली जो साइड होती है ना बच्चों, ये इस 1 का √3 टाइम्स होती है ना, यानी कि √3 आ जाएगा। तो ये रिलेशन होता है। ये कैसे होता है देखो, आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, tan थीटा, ये एंगल मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों? tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा यहाँ पे कितना है? 30, थीटा 30 है, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। कहने का मतलब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर देखो थीटा के सामने वाली साइड होती है ये 1, और बेस कितना है? √3। ये बेस है, देखो √3 है ना, ये आ गया, ये 1 आ गया, ये √3 आ गया। तो ये हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों? 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का अंडर रूट, तो आ गया ना 2। देखो ये मैंने प्रूव भी करके बता दिया। बट आपको ये ना याद होनी चाहिए कि अगर 30 के सामने साइड 1 है तो 60 के सामने तो इसकी √3 टाइम्स होगी, और 90 के सामने इसकी डबल होगी। ठीक है, ये चीज़ें अगर याद होगी तो आपको आसान लगेगा, चीज़ें आसान लगेगी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आसान तरीके से आपको इसको करवाऊंगा। अच्छा एक बात और सुन लो मेरी ध्यान से। पहले इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि मान लो ये दो ही डायरेक्शन बनाता हूँ मैं, ये XY प्लेन बना लेता हूँ मैं, ये है। अगर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को क्या लेते थे बताओ? आई कैप लेते थे ना। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप हो जाएगा ना। नेगेटिव डायरेक्शन है तो वेक्टर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शन की बात है तो हम डायग्राम बना देते हैं साइड्स वाला। ये बच्चों क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक लड़की का घर ये है। इस लड़की ने बच्चों क्या किया? चलना स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर चली वेस्ट की तरफ। ये तो वेस्ट है, यानी कि यहाँ से एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? मान लो नॉर्थ और साउथ वाली लाइन को वाई एक्सिस लेते हैं। तो ये इधर की तरफ चली,
कितने बच्चों 4 किलोमीटर। ये लड़की चली यहाँ पे पहुंच गई, ये लड़की 4 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुंच गई एंड देन यानी कि यहाँ पे पहुंच के अब रुक गई। इसने सोचा कि अब सीधा नहीं जाऊंगी मैं, 3 किलोमीटर गई वो इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब देखो पहली एक्सरसाइज अगर जिस बच्चे ने पढ़ी है मेरे से तो उसका ये क्वेश्चन है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री गई है ना, यानी कि यहाँ देखो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन मेरे को बताओ, ये डायरेक्शन भी तो ऊपर नॉर्थ है ना, तो ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो इसको भी क्या बोलते हैं, नॉर्थ है ना, डायरेक्शन पैरेलल है ना दोनों आपस में। अब ये यहाँ सीधा चलने की बजाय ये क्या मुड़ गई और 3 किलोमीटर गई कहाँ पे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से इस डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ, और ईस्ट देखो ये रही है ना, मतलब कि यहाँ मुड़ गई, ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री मुड़ गई। ये एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री है, ये कहा गया है यहाँ पे, और मुड़ के यहाँ तक गई और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। डेटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहां से वो चलना स्टार्ट किया था, गर्ल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, लास्ट में यहाँ पे पहुंच गई, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये वाला वेक्टर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों, ये ओ था, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट क्या है आपका बी है। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, लेट द गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, द गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, ओ से स्टार्ट किया है ना, एंड हर फाइनल पोजीशन इज, हर फाइनल पोजीशन, चलते चलते वो कहाँ पे पहुंच गई बच्चों, बी पे पहुंच गई। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमें बच्चों फाइंड आउट करना है ओ बी वैक्टर, यानी कि स्टार्टिंग इसने यहाँ से की थी और बी पे पहुंच गई, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुई बच्चों, ओ बी वैक्टर हुई ना, इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों चीजें आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक काम आपको करना है, पहले तो यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर क्या डाल लो बच्चों, परपेंडिकुलर डाल लो। अब ये 90 डिग्री का एंगल है ना, परपेंडिकुलर डाल लिया हमने, मान लो इसको नाम दे दिया हमने डी। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये वाला एंगल बच्चों अगर 30 डिग्री है, तो मुझे आप ये बता दो कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये 60 होगा। क्यों, क्योंकि पूरा तो क्या होता है 90 होता है। ये एंगल क्या हो गया बच्चों आपका 60 डिग्री हो गया है ना। ये साइड कितनी है, 3 है। मैं ये साइड निकालना चाहता हूँ ग्रीन वाली, मैं ये साइड निकालना चाहता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए क्वेश्चन। ये कैसे निकालू, देखो ये एंगल 60 है, एक राइट ट्रायंगल के अंदर बच्चों आपको ये 60 है, तो ये कितना है 30 है। सारी चीजें आपको दे रखी है। अच्छा चाहे इस 30 को ना भी बनाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट जरा सा भी वीक है वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बच्चों, बी डी ए, बी डी ए, इस राइट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे को बताओ आप, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कोस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना। बेस, बेस कितना है यहाँ पे इसका, एडी, बेस कितना है बच्चों इसका एडी, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, देखो 3 है। तो कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा इसको मानेंगे ना 60 डिग्री को, दिस इज इक्वल टू कोस 60, और कोस 60 कितना होता है बच्चों 1/2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब बच्चों ए डी जो है ना वो कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। ए डी कितना आ गया बच्चों आपका 3/2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना ये कितनी है बच्चों 3/2, और ये पूरी कितनी थी, ये पूरी कितनी थी बच्चों 4 थी, ये पूरी कितनी थी आपकी 4 थी। तो डीओ कितनी रहेगी, ये डीओ, सो डीओ कितनी रहेगी आप मेरे को बता सकते हो। 4 में से वो 3/2 माइनस कर दो, कितनी रहेगी बच्चों 5/2 किलोमीटर रहेगी। ये डीओ कितनी रहेगी आपकी 5/2 रहेगी, है ना। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब अगर मैं ये लेंथ और निकाल दूं, अब अगर मैं बच्चों ये लेंथ और निकाल देता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, बी डी ओ, इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, ट्रायंगल लॉ लगा दूंगा वेक्टर एडिशन का। बस अब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं, वही बी डी ए, बी डी ए में मैं ये साइड और निकाल रहा हूँ, कौन सी साइड बच्चों, ये बी डी। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो आप। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा तो कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर कितना बताओ, बी डी, परपेंडिकुलर है बी डी, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 3, और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। तो बी डी कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 3 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3√3/2। बी डी कितना आ गया बच्चों आपका 3√3/2। ये बी डी कितना आ गया 3√3/2। बस अब मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म।
अब खत्म कैसे हो गया, देखो पहले ये लड़की ओ से लेके मान लो डी की डायरेक्शन में चली, ओ से लेके डी की डायरेक्शन में, अब डी से लेके मान लो कहाँ चली गई ये बी से, तो फाइनल इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ओ से लेके बी। अब इस ट्रायंगल में जो मैंने शेडेड कर रखी है ना बी डी ओ, इन ट्रायंगल पी डी ओ बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 100% नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है बताओ, ट्रायंगल लॉ बच्चों ये कहता है आपका कि डी ओ से लेके डी प्लस डी बी, ओ डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, और ये बीच का डी पॉइंट क्या हो जाता है कैंसिल, तो क्या बच गया ये ओबी वेक्टर, और ओबी वेक्टर भी देखो अपने को निकालना है, अपने को क्या निकालना है ओबी वेक्टर। अच्छा अब ये बताओ ये कितना है, ये जो ओडी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलोंग 5/2 इसका मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया 5/2, और एक्स एक्सिस के अलोंग है तो बच्चों क्या लगा देते हैं हम आई, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या लगाना पड़ेगा -5/2 लगाना पड़ेगा, बस इसी तरह से तो आप सीखते हो चीज़ों को। फिर ये देखो ये क्या है आपका 3√3/2, और किसकी डायरेक्शन में बच्चों, ये देखो ये वाई एक्सिस है तो ये भी वाई एक्सिस की डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका जे कैप है ना, तो यानी कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना है 3√3/2 है, और यूनिट वेक्टर क्या है इसका जे, यही आपका क्या है बच्चों ओ बी वेक्टर है, ये आपको निकालना था। ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था, मैंने आसानी से निकाल के दिखा दिया, हर चीज़ आपको प्रूव करके बताइए। ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर आपको बच्चों क्या निकालना हो इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये अपने घर से कितने किलोमीटर दूर गई है तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। देखो मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, -5/2 का स्क्वायर और प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चों 25/4, और 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27, ये आ गया आपका 52/4 यानी कि 13√13, तो बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा √13, मतलब कि अपने घर से ये लड़की अब √13 किलोमीटर दूर है। बस ये क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें बोला है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इज इट ट्रू दैट लेंथ ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ बी वेक्टर प्लस लेंथ ऑफ सी वेक्टर एंड जस्टिफाई यूर आंसर। मतलब हमारे से पूछ रहा है कि अगर ए वेक्टर इक्वल हो जाए बी प्लस सी वेक्टर के, तो क्या इस वेक्टर की लेंथ इन दोनों की अलग अलग वेक्टर की लेंथ के इक्वल होगी क्या, अगर होगी तो बताओ, जस्टिफाई करके बताओ, यानी एग्जाम्पल देके बताओ कैसे होगी। पहले तो हम ये देखते हैं कि a इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कब होता है। पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, पहले हम देखेंगे व्हेन इज इट पॉसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार से समझाएंगे आपको ये पॉसिबल क्या है कि a वेक्टर इक्वल हो जाए बच्चों b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि देखो ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक बार आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ, आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पे पॉसिबल होती है। ये बच्चों तभी पॉसिबल होती है जब ए बी सी जो है एक ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये ए बी सी है, ठीक है, पहले एक बंदे ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, वो इधर गया और फिर सी से बी की तरफ गया और बी से ए की तरफ गया, तो उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुई, सी से लेके ए की तरफ हुई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड को आप क्या मान लो बी है ना, दोनों का सम बी सी, तो एक को बी मान लो बच्चों, एक को क्या मान लो आप सी मान लो, है ना, मान ली हमने। तो फिर ये बताओ ये जो साइड है ये कितनी होगी आपकी सी से लेके ए वेक्टर, सी से लेके ए वेक्टर होगा बच्चों बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और ये अपने को क्या दे रखा है बी प्लस सी क्वेश्चन में किसके इक्वल है बताओ आप मेरे को, ए के। इसका मतलब ये है कि ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों क्या हो, एक ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हो ये वेक्टर, और अगर ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने को ये पता है ट्रायंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये लिख लो सारी चीजें, सम ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल भी नहीं हो सकता, उससे ग्रेटर होता है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ एक साइड है बच्चों क्या सी से लेके बी, तो इसका वेक्टर कौन सा है बी वेक्टर, यानी कि इस बी वेक्टर की लेंथ प्लस में इस सी वेक्टर की लेंथ, ये बच्चों किससे ग्रेटर होगी, देखो इस साइड का और इस साइड का जो सम है वो ए वेक्टर से क्या होगा ग्रेटर होगा, वो ए वेक्टर से क्या होगा बच्चों ग्रेटर होगा। यानी कि मैं कहता हूँ ए वेक्टर की लेंथ जो है वो कम होगी किससे, बी वेक्टर
प्लस लेंथ ऑफ सी वेक्टर से। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पूछ रखा है अपने से क्या ये दोनों इक्वल है, तो मैं कहूँगा इक्वल नहीं है। तो बस यही मेरे को आपको समझाना था। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कब, इट इज पॉसिबल व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर represent the sides of a triangle, the sides of a triangle। ये मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा पॉसिबल है, आपको एग्जाम के अंदर भी बताना है। ट्रायंगल बना के एक ट्रायंगल बना दो, ये लो, ये मैंने ट्रायंगल बना दी, नाम कुछ भी दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी। आप दो साइड के क्या वेक्टर दो, बी वेक्टर सी वेक्टर। ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ गए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए से लेके सी तक हुई आपकी। और तो ये वेक्टर कितना होगा बच्चों आपका, बी प्लस सी। और बी प्लस सी वेक्टर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ए वेक्टर के, ये क्या दे रखा है बच्चों, ए वेक्टर के। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों की तीनों जो साइड है वो ट्रायंगल की है ना, ये तीनों जो वेक्टर है वो ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ये पता है कि, अब ये लाइन लिख दो इसके बाद, वी नो दैट एग्जाम में अपने को रिप्रेजेंट भी अच्छे से करना है चीज़ों को। वी नो दैट इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो हमें पता ही है, ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। सो ये साइड लेके चलता हूँ मैं, बी 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 वेक्टर जिसके अलोंग काम कर रहा है, तो इसकी साइड की लेंथ क्या होगी, जो बी वेक्टर की लेंथ होगी, प्लस में ऐसे ही जो सी वेक्टर की लेंथ है। इन दोनों साइड का सम बच्चों इससे क्या होगा, ग्रेटर, यानी कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर जो होगी इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेंथ ऑफ ए वेक्टर हमेशा ही लेस होगी लेंथ ऑफ बी वेक्टर प्लस में लेंथ ऑफ सी वेक्टर। और ये क्या पूछ रहा है कि क्या ये इक्वल होगी, सो हम कह देंगे कि ए वेक्टर की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी बी प्लस सी के। तो बस यही आपको क्या है, प्रूव करना था क्वेश्चन में। यानी कि आपसे पूछा गया था कि क्या ऐसा होगा, हम कहेंगे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है कि ये एक यूनिट वेक्टर बन जाए, तो आप इसको क्या मान लो, ए वेक्टर मान लो, लेट कर लो इसको बच्चों ए वेक्टर मान लो। कोई नाम तो देंगे ना वेक्टर को, एक्स आई प्लस जे प्लस में के। इसको अंदर ऐसे लिख लो, x की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आई प्लस में एक्स जे और प्लस में क्या है बच्चों, एक्स के। ये वेक्टर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेक्टर ए की लेंथ है बच्चों क्या है वो 1। क्यों 1 है, क्योंकि वेक्टर ए आपको यूनिट वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर की लेंथ 1 है, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो होती है लेंथ। यानी कि ये कितना हो गया बच्चों आपका 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका 1/3 आ गया। तो एक्स कितना आएगा बताओ, एक्स कितना आएगा आपका, एक तो 1/√3 आएगा है ना स्क्वायर रूट, और एक साइन किसका आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि अब की बार एक्स क्या है, कोई स्केलर है, तो ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक्स को क्या पुट करें कि ये एक यूनिट वेक्टर बन जाए। आप पुट करके देख लो, चाहे 1/√3 पुट कर लो एक्स को, चाहे -1/√3 पुट कर लो, ये वेक्टर क्या होगा आपका, एक यूनिट वेक्टर होगा। तो आंसर आ गया, बस बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन में देखो, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5। बच्चों मैंने आपको बहुत बार ये बता रखा है कि कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना हो, पहले आप क्या किया करो, यूनिट वेक्टर निकाला करो। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसकी लेंथ कितनी है 1, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही हमारे से पूछा है, लेकिन किसके पैरेलल निकालना है, यानी कि किसकी डायरेक्शन में निकालना है। एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। बच्चों रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे वेक्टर्स में होता है सम, यानी कि आपको जो वेक्टर निकालना है ना वो इन दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में निकालना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड करना, 3i हो जाएगा, प्लस 3j माइनस 2j, प्लस के j हो जाएंगे और माइनस के प्लस के क्या हो जाएंगे, 0 के। यानी कि अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बताओ, आपको फाइंड आउट करना है टू फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको इस ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चों 5 हो। मैं मान लेता हूँ इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कोई नया नाम दे देता हूँ मैं, है ना, सी नाम दे देता हूँ, इसको सी मान लो। एक ही बात है, नाम देने से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या निकाल लो, सी वेक्टर की लेंथ निकाल लो, 9 + 1 + 0 यानी कि √10। तो बताओ सी कैप क्या आ जाएगा, सी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। सी वेक्टर को इसकी लेंथ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि 3i + j, और इसको √10 से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड। लेकिन ये तो क्या है आपका सी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर आ गया। तो रिक्वायर्ड वेक्टर बता सकते हो आप मेरे को क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चों 5 हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5c कैप हो जाएगा। सी कैप तो था यूनिट वेक्टर, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। तो यानी कि 5 × 3i + j अपॉन में √10। बस ये आ गया आपका आंसर, 5/√10, 5/√10 इंटू 3i प्लस में j। चाहे इतना छोड़ दो चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 कितना होता है 15, 15/√10 और 5/√10 j। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। बिल्कुल आसान है। देखो आपको समझना चाहिए कि इन दो वेक्टर का एडिशन करके जो नया वेक्टर आएगा ना उसकी डायरेक्शन में हमारे को एक पहले तो क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 5 हो। छोटी सी बात होती है बस ये, ठीक है, हो गया। अब 7th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल 6th क्वेश्चन के जैसा है। आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अब की बार आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक पैरेलल वेक्टर निकालना है। पहले तो ये तो निकाले, पहले आप ये वेक्टर तो निकालो 2a - b + 3c वेक्टर। देखो 2 × a कितना है i + j + k माइनस b वेक्टर कितना है बच्चों 2i - j + 3k। जो है वो लिखते जाओ बस। 3 × c वेक्टर कितना है i - 2j प्लस में k। इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो 2i + 2j + 2k माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का होगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3i माइनस के 6j और प्लस के 3k। ये हो गया। इसकी देखो एडिशन करो, पहले हम 2i - 2i कैंसिल और प्लस के 3i मतलब कि 3i हो गए। ये कितना हो गया आपका 3i, फिर प्लस के 2j और प्लस के j और माइनस के 6j माइनस के 3j हो जाएंगे, फिर प्लस 2k -3k + 3k तो कट जाएंगे, प्लस के 2k बच गए। यानी ये हमारे पास बच्चों एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसकी डायरेक्शन में हमारे को एक यूनिट वेक्टर निकालना है। बस जिसकी भी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना हो ना आपको, पहले तो बच्चों आपके पास वो वेक्टर होना चाहिए। वो वेक्टर कौन सा है, ये वाला। इसको क्या नाम दे दो, इसको बच्चों एक नया वेक्टर डी नाम दे दो, इसको एक डी वेक्टर नाम दे दो, है ना। इतना बड़ा वेक्टर होने की बजाय आप इसको एक छोटा वेक्टर डी नाम दे दिया करो। तो फिर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है बताओ, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमारे से पूछा गया है, एक यूनिट वेक्टर पूछा गया है अपने से, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। इस डी वेक्टर की डायरेक्शन में बच्चों एक यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो डी वेक्टर को इसकी लेंथ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3i - 3j + 2k अपॉन इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो √22 नीचे आ जाएगा आपका। तो कितना आ गया 3i - 3j + 2k अपॉन में कितना आ गया बच्चों √22। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, 1/√22 बाहर कर दो, अंदर 3i - 3j + 2k। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको कोई वेक्टर चाहिए ना, पहले वो वेक्टर निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अब देखो बच्चों 8th क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है, शो करो कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। जब भी कोलिनियर, मैं कहता हूँ कोलिनियर का क्वेश्चन तो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जब भी आपको 2 पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो क्या तरीका बता रखा है मैंने, 2 मेथड आपको बताए थे, है ना। स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूँ, या तो तीनों वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर, बी सी और सी ए, और उनमें से किन्हीं 2 की लेंथ का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, आपको क्या प्रूव कर दो कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या है आपके कोलिनियर है। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कोई नया क्वेश्चन थोड़े है, सारा कुछ हम पहले कर चुके हैं। मिसलेनियस का मतलब ये है
प्रूव करना है आपको बच्चों की ए बी सी जो पॉइंट है ना वो क्या है, कोलिनियर है। ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, ये क्या है, पॉइंट्स है। अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो, इन पॉइंट से बनने वाले कोई दो वेक्टर, चाहे ए बी और बी सी लिख दो, चाहे ए बी और ए सी लिख दो, एक ही बात है। ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर कोलिनियर। आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर क्या है, कोलिनियर है। प्रूव करें। ए बी वैक्टर निकालो। पहले क्या निकालेंगे, ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी वाले पॉइंट में से ए पॉइंट को माइनस कर दो तो क्या होगा, 5 माइनस में 1 आई प्लस 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जे, और प्लस में -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 8 के। तो ये क्या हो गया अपना 4i प्लस में 2j और प्लस में 6k। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी वैक्टर आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। चाहे बी सी निकाल लो, चाहे ए सी निकाल लो, मैं कहता हूँ बच्चों कुछ भी निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये क्या होगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी में से ए माइनस करो, देखो ये सी में से ए माइनस करो, 11 माइनस 1 आई प्लस 3 प्लस 2 जे, और प्लस कितना होएगा 7 प्लस 8 के। तो कितना आ गया, ये देखो 10 आई और प्लस में 5j और प्लस के 15k। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर ए बी है और ये जो वेक्टर ए सी है ना, ये क्या है बच्चों, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब इन दोनों में, इन दोनों वेक्टर में कोई रिलेशन है क्या, मतलब आप कह सकते हो क्या कि जो दूसरे वाला वेक्टर है वो पहले वाले वेक्टर का डबल है, ट्रिपल है, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो मैं क्या कहता हूँ, मेरे को ये दिख रहा है कि आप बस ये बता दो मेरे को 4 का 10 जो है ना वो कितने टाइम्स है, 2.5, जो हिंदी में बोलते हैं तो 2.5 गुना है ना। ये सारे देखो 2 का 5 कितने गुना है, 2.5 टाइम्स है। 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 15। या आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 4 को 10 से डिवाइड करो, या 2 को 5 से डिवाइड करो, या 6 को 15 से डिवाइड करो, सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो हम कह सकते हैं कि ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर आर कोलिनियर। ये दो वेक्टर क्या है बच्चों, कोलिनियर। क्योंकि कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो, यानी कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इंप्लाइज पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। बच्चों क्या हो गए, ये पॉइंट तीनों कोलिनियर हो गए। एक पार्ट तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहता है एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। बच्चों अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक पॉइंट पूरी लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा। तो कहता है बताओ बी इस लाइन सेगमेंट ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या है, नेक्स्ट पेज के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो आप रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये लिख लो आप ए, और यहाँ लिख लो सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 1 -2 -8, और सी के कोऑर्डिनेट्स है 11 3 और 7। और आपको निकालना है कि बी पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड करता है। रेशो क्या मान लो आप अपनी मर्जी से, के रेशो 1 मान लो। ये तो 10th क्लास से और +1 क्लास में भी आपने थोड़ी 3D पढ़ी होगी, वहाँ से आप निकाल सकते हो आसानी से। तो बताओ यहाँ पे इस x की वैल्यू जब हम निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, k × 11 यानी कि 11k, और प्लस में 1 × 1 यानी कि 1, और नीचे क्या होता था, दोनों रेशो का सम क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 11k + 1 इक्वल्स टू 5k प्लस में कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। अब 6k = 4, तो k कितना आएगा 4/6 यानी कि 2/3, यानी कि रेशो कितना आ गया आपका बताओ, 2:3। कहने का मतलब ये जो B पॉइंट है ये AC लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में। आगे आंसर अपना रेशो भी निकाल दिया मैंने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी कि ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है। विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस। मैं पहले आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, क्योंकि डायग्राम से आपको क्लियर होएगा ना। देखो आपको क्या कह रखा है कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बच्चों 2a वेक्टर प्लस B वेक्टर, और Q पॉइंट का है पोजीशन वेक्टर a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, है ना। बीच में कहता है कहीं पे भी, देखो इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, क्योंकि डिवीजन आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है और इस रेशो में बांटता है। तो बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन है, तो इसका मतलब आर पॉइंट को शो करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ले लो आप आर पॉइंट को। और ये पॉइंट क्या है बच्चों आपका, ओरिजिन ओ ले लो,
थोड़ा डायग्राम के थ्रू आप दिखाओगे ना तो एग्जामिनर को भी क्या है अच्छा लगता है, उसको पता लगता है कि हाँ बच्चे को फुल नॉलेज है। आपको क्या निकालना है, आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और आर जो है इसको किस रेशो में डिवाइड करता है बच्चों, 1:2 में। तो 1:2 में डिवाइड करता है। मैंने क्या कह रखा है, जब भी एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन आए तो बस आप है ना इसको इमेजिन किया करो कि ये बीच में ही है ना, लेकिन बस रेशियो में से एक यूनिट एक टर्म को क्या करते हैं नेगेटिव, चाहे आप टू को -2 कर दो या फिर 1 को -1 कर दो, एक ही बात है। तो हम निकालेंगे अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, आर के पोजीशन वेक्टर सेक्शन फॉर्मूले से। बच्चों कैसे निकालते थे, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि इस -1 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं और 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं ना, करो -1 इंटू ए वैक्टर -3b वैक्टर और प्लस 2 इंटू 2a वैक्टर प्लस b वैक्टर, और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम, यानी -1 प्लस में 2। तो अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये -a प्लस 3b और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4a प्लस में 2b, और नीचे कितना है बच्चों 3, नीचे कितना है 1 है। तो देखो ये कितना आ गया 3a और ये कितना आ गया बच्चों 5b, ये कितना आ गया 5b, और यही हमारा क्या है आंसर है। यानी कि हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया, आर के पोजीशन वेक्टर निकाल दिए। अब कहता है सेकंड पार्ट, अब यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड पार्ट आता है पार्ट 2। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आल्सो प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। अब देखो आर क्यू एक लाइन सेगमेंट बनाओ, आर और क्यू। आर के पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो ये रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर जो हमने निकाले हैं है ना, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, और क्यू के पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दे रखे थे, a वेक्टर -3b वेक्टर। मैं कहता हूँ जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते जाओगे ना आपका क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। और p वेक्टर क्या था बताओ, p के पोजीशन वेक्टर ये रहे 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर। आपको पता है क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि p जो है ना वो इसका मिड पॉइंट है। क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। देखो 10th क्लास से टीचर बच्चे को सिखाते आते हैं कि मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर दो, है ना, तभी तो मिड पॉइंट निकलता है। मिड पॉइंट या फिर रेशियो मान लो आप, k/1 मान लो और रेशियो k की वैल्यू निकाल लेना 1 आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ इससे भी छोटा तरीका है मेरे पास प्रूव करने का। आपको यही तो प्रूव करना है कि p इसका मिड पॉइंट है, यानी कि p के जो पोजिशन वेक्टर होंगे ना वो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 आने चाहिए, तभी ये मिड पॉइंट होगा, है ना। तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ, ये p और ये क्या है आपका p बीच में है, r और q साइड में है ना। तो आप क्या करो, p बीच में ले लो और r यहाँ पे ले लो और q यहाँ पे ले लो। q पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो तो है आपके a -3b, और p पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2a प्लस में b, और r के जो हमने निकाले हैं बच्चों को कितने हैं 3a प्लस 5b, ये कितने हैं 3a प्लस में 5b। तो आपको क्या प्रूव करना है कि p इसका मिड पॉइंट है। मैं है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ p निकालता हूँ, इफ p इज मिड पॉइंट, इफ p इज मिड पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके 3a प्लस 5b और प्लस में a -3b और 2 से क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर दो। देखो आ रहा है क्या, 3a प्लस a करोगे तो 4a, 5b में से 3b घटाओगे 2b, और इसको 2 से डिवाइड करो, सेपरेट डिवाइड करो, 4 को 2 से करोगे 2a और 2 को 2 से करोगे b। देखना ये तो सेम ही है ना जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो यही हमने प्रूव करना था बस। ये तभी हो सकता है जब p क्या हो बच्चों इसका मिड पॉइंट हो, और हमने प्रूव कर दिया ये मिड पॉइंट है। या आप रेशो भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। अब देखो 10th क्वेश्चन, इसमें कहता है द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। पैरेललोग्राम की बच्चों 2 एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है, एक तो इसका एरिया निकालना है वो तो हम निकाल ही देंगे a क्रॉस b करके। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। बच्चों मैंने आपको ये बता रखा है, पहले आप ये देखा करो कि आपको यूनिट वेक्टर किस वेक्टर के पैरेलल या किस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। अब की बार हमारे को ना तो इसकी डायरेक्शन में चाहिए, ना इसकी डायरेक्शन में, ना इन दोनों के सम की डायरेक्शन में, हमारे को इस पैरेललोग्राम के डायगोनल की डायरेक्शन में चाहिए। पहले तो अपने को डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका डायगोनल वेक्टर क्या है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम बना के बिल्कुल आराम से हम समझते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर, वैसे मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रखा है, वहां से भी आप यूं का यूं डायगोनल लिख सकते हो, a b c d।
बच्चों ये मैं मान लेता हूँ, मान लो ये एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लेते हैं ए वेक्टर है जो इसको रिप्रेजेंट करता है 2i माइनस 4j प्लस 5k। ये मान लेते हैं बी वेक्टर है कितना i माइनस 2j माइनस के 3k। अब आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर मान लो ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है ना। तो ये हम अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो कौन सा माना जाएगा, ए सी माना जाएगा ना। देखो वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताओ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर के। तो हम क्या लिखेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पे क्या होता है देखो, ए सी वेक्टर क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ए से लेके सी पे गए हैं हम, है ना। पहले ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, पहले ए से बी पे गए और फिर बी से सी पे गए। तो बीच वाला बी हटा दो तो क्या बच गया, ए सी बच गया ना। तो ए सी बच गया, ए बी वेक्टर क्या है, मतलब कि ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर, और दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। देखो कितना आएगा एडिशन, 2i प्लस आई 3i माइनस के 6j और ये कितना आ गया अपना प्लस के 2k। कहने का मतलब ये है कि इसका जो डायगोनल है ना बच्चों वो ये आ गया, इन दोनों का क्या है सम। आगे से आपसे डायरेक्ट भी याद रख लो, जो एडजेसेंट साइड्स होती है उन दोनों को ऐड कर दिया करो, वो क्या आ जाएगा, उसका डायगोनल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है बताओ। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है अपने को, किसकी डायरेक्शन में, इस डायगोनल की डायरेक्शन में। एक यूनिट वेक्टर हमारे को निकालना है, एक यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, in the direction of AC वेक्टर। बच्चों इस AC वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको कोई कहे यूनिट वेक्टर निकालो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आंसर क्या आएगा आपका बताओ, AC वेक्टर को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो देखो AC वेक्टर कितना 3i माइनस 6j प्लस 2k और अपॉन में इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो ये 9, ये 36, ये 4, 7 आ जाएगी। लेंथ कितनी आ जाएगी 7, तो 3/7i माइनस 6/7j और प्लस 2/7k। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, फाइंड इट्स एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बताओ कितनी बार हम ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं। जो इसकी एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर, उसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना। बस पहले क्या निकालेंगे, एक रोस भी निकालेंगे, पहले एक रोस भी निकालो। देखो एक रोस भी कैसे निकालते हैं, i j k डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर a के कोफिशिएंट 2 - 4 5, 2 - 4 5, फिर b के 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3 निकालो एक रोस भी। आई ये क्या हो गया बच्चों 12 प्लस 10 कितना आएगा 22, प्लस में सॉरी माइनस आएगा बीच में, माइनस जे ये कितना आएगा अपना -6 और प्लस 5 यानी कि -1 आ जाएगा, और प्लस में के वेक्टर और ये आएगा अपना माइनस के 4 और माइनस के 4 यानी माइनस के 8। तो ये आ गया अपना 22i प्लस के जे और माइनस के 8 के आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कितना आएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का क्या आएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, बस निकाल दो। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये कितना आ गया आपका, देखो लास्ट में 9 आ गया, 6 और ये अपना आ गया 6 और 8 14, कैरी 1 और ये आ गया आपका 549 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करके देखो, 549 को आप 3 से डिवाइड कर दो 18 और फिर ये 3 से हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना छोटा हो सकता है वो कर लो। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 बार आएगा √61, 3√61 स्क्वायर यूनिट्स, इसका क्या आ जाएगा अपना एरिया आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है। इसमें कहता है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। आपने को एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, लेकिन वो वेक्टर कौन सा है
विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। बच्चों ओ एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ओ वाई का मतलब होता है वाई एक्सिस। ओ जेड का मतलब होता है जेड एक्सिस। यानी कि एक वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है ये तीनों एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। और अपने को ये निकालना है कि उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और 1/√3 1/√3 1/√3 होंगे, प्लस माइनस का साइन लग सकता है। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये मान लो हमने तीन एक्सिस बना दिए। मैंने आपको बताया है इसको एक्स एक्सिस मान लिया करो, इसको वाई एक्सिस और इसको क्या मान लो बच्चों? जेड एक्सिस मान लो। अब हम एक वेक्टर लेते हैं, मान लो ये वेक्टर हमने ले लिया, ओपी वेक्टर हमने ले लिया बच्चों। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो ओपी वेक्टर है ना, ये तीनों एक्स एक्सिस के साथ मान लो ये एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ मान लो ये एंगल बच्चों बनाता है कितना? बीटा। और एक हम बनवा देते हैं किससे? जेड एक्सिस के साथ, ये वाला मान लो एंगल बनाता है गामा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको एग्जाम में भी डायग्राम बना के क्या लिखोगे? अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों के तीनों एंगल क्या है बच्चों? इक्वल है। अच्छा, ये एंगल इक्वल है तो क्या इनके कोसाइन इक्वल होंगे? यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा भी इक्वल होंगे। इक्वल होंगे ना। अच्छा, इन कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। दैट इंप्लाइज एल एम एन, तीनों क्या होंगे? क्योंकि कोस अल्फा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एल। कोस बीटा को क्या लिखते हैं? एम। और कोस गामा को क्या लिखते हैं? एन। ये तीनों क्या होंगे? इक्वल। बट लेकिन अपने को तो फॉर्मूला पता है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ये तो फिक्स होता है ना। ये कितना होता है बच्चों? आपका 1 होता है। और ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है तो मैं 3l स्क्वेयर लिख दूं। क्यों? क्योंकि बच्चों एल को एम लिख दो, एम को एन लिख दो, यानी कि सारी इक्वेशन को किस में बना लो? एल में बना लिया मैंने। एल स्क्वेयर क्या आ गया बताओ? 1/3। तो यहाँ से एल क्या आ गया आपका? एक तो 1/√3 आ जाएगा और एक साइन किसका आएगा? प्लस माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल की वैल्यू ये आ गई, और जो वैल्यू एल की है वही एम की होगी, वही एन की होगी। और एल को ही क्या बोलते हैं? कोस अल्फा। यानी कि यही तो आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना। दैट इंप्लाइज डायरेक्शन कोसाइंस वो कितने हो जाएंगे आपके? प्लस माइनस का साइन बाहर रख दो, 1/√3 1/√3 और 1/√3। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में कहता क्या है। डायरेक्शन एंगल इक्वल है बच्चों, डायरेक्शन एंगल इक्वल है। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। डायरेक्शन एंगल अगर इक्वल होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होंगे। तो बस तीनों डायरेक्शन कोसाइन अगर इक्वल हो तो वो क्या होंगे? वो होंगे 1/√3 1/√3 1/√3, बस। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते, माइनस के हो सकते हैं तीनों। ये क्वेश्चन का इसका मतलब है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखा है और एक नया वेक्टर डी वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बच्चों एक कहता है डी वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो वो किसके इक्वल होता है? वो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है कि जो ये डी वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और डी वेक्टर जो है आपका वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बच्चों पता है क्या होगा? डी वेक्टर जो होगा वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। अच्छा, ए क्रॉस बी के इक्वल होना ही जरूरी नहीं है, इसका ट्वाइस भी हो सकता है, इसका थ्राइस भी हो सकता है, इसका 4 टाइम्स भी हो सकता है। मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी ए क्रॉस बी। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? ए क्रॉस बी। साथ में मैं क्या लगा देता हूँ? मान लो लेमडा, वेयर लेमडा इज एनी स्केलर, वेयर लेमडा इज एनी स्केलर। मतलब कि ए क्रॉस बी वेक्टर का डबल, ट्रिपल, हाफ, -2 टाइम्स कुछ भी हो सकता है। ये मैं लेमडा क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को लास्ट में ये लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है कि सी डॉट डी कितना है बच्चों? आपका 15 है, इसलिए मैं ये लगाऊंगा लेमडा। पहले तो मैं निकालता हूँ क्या? ए क्रॉस बी। पहले हम निकालेंगे बच्चों क्या? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी आपका कितना आएगा? ऊपर आएगा आई जे के और ये कितना आएगा? 1 4 2 और फिर आपका आएगा 3 -2 और 7। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। आई इंटू ये 28 + 4 32 आ जाएगा और ये बच्चों कितना आएगा आपका? 7 7 में से 6 गया 1 और प्लस के वेक्टर और ये -2 - के 12 यानी कि -14। तो 32i -j और -14 के, ये क्या आ गया बच्चों? ए क्रॉस बी आ गया। अब आप मेरे को बताओ जो डी वेक्टर था
सो डी वेक्टर जो था अपना वो क्या था, लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि लेमडा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना है अपना 32i माइनस जे माइनस 14k। अपना आंसर तो आ गया ये, लेकिन बस मेरे को इस लेमडा की क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, लेमडा की वैल्यू। अब लेमडा की वैल्यू कैसे निकालूं, मेरे को क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है कि डी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कितनी है बच्चों, 15 है ना। सी के साथ डी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कितनी है, 15 है। इसको मैं ऐसे लिख दूं 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे और माइनस 14 लेमडा के, यानी कि लेमडा की मैंने मल्टीप्लाई कर दी अंदर। अब देखो सी और डी की डॉट प्रोडक्ट बताओ अब मेरे को कितनी होगी। ये रहा सी वेक्टर और ये रहा डी वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट की आई से, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 लेमडा से, और माइनस लेमडा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से, और माइनस के 14 लेमडा की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, +4 से, और ये इक्वल टू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 15 दे रखी है। तो सोल्व कर लो बस इसको, 64 लेमडा प्लस लेमडा और माइनस के कितने आएंगे बच्चों, 56 लेमडा, यानी कि ये आ गया आपका 9 लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 15/9 यानी कि 5/3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5/3। इस लेमडा की वैल्यू को पुट कर दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि अपने को तो क्या निकालना है, डी वेक्टर निकालना है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखो ये रही। तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा अपना, लेमडा, लेमडा का मतलब 5/3 इंटू 32i माइनस जे माइनस 14k। ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक नई बात यही थी कि जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी वेक्टर ही ऐसा वेक्टर होगा डी, वो उसका लेमडा टाइम्स भी हो सकता है। मतलब ये तो उसकी क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी हो सकता है, डबल ट्रिपल। तो बस उस लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को कंडीशन दे दी, वहां से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो आपका 13th क्वेश्चन, इसमें बोलता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझो क्या कहता है। कहता है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट किस वेक्टर की, इस वेक्टर की, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है, ए वेक्टर की, विद ए यूनिट वेक्टर, एक ऐसे यूनिट वेक्टर के साथ। अब आप पूछोगे सर ये यूनिट वेक्टर है ना, ये कौन सा है, मैं कहता हूँ ये है अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। मतलब कि बच्चों क्या है, इस ए वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ, और वो यूनिट वेक्टर कहाँ है, वो इन दोनों वेक्टर के सम के अलोंग है, बी और सी वेक्टर के सम के अलोंग है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो कि ये जो बी और सी वेक्टर मैंने लिखे हैं, इनके सम के अलोंग अगर आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते, बाकी सारी बातें बात की है। पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, बी प्लस सी निकालेंगे। पहले जिस वेक्टर की डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए वो वेक्टर तो होना चाहिए ना, बी प्लस सी है वो वेक्टर है ना। कितना आएगा देखो, आई का कोफिशिएंट आई से ऐड करोगे तो 2 प्लस लेमडा आई, 4 प्लस 2 जे, और माइनस के कितने आ जाएंगे आपके, या प्लस कर दो, माइनस के 5 प्लस 3 के, यानी ये आ गया बच्चों आपका 2 प्लस लेमडा आई और प्लस 6 जे और माइनस के 2 के। ये क्या आ गया हमारा, बी प्लस सी वेक्टर आ गया। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, लेंथ भी निकालेंगे। इसकी लेंथ निकाल लो तो कितनी होएगी, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर 36 आएगा, और -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि ये आ गया आपका 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर और प्लस 40, ये आ गया। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि अगर मैं इस b प्लस सी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई नया वेक्टर निकालना कोई यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, इस वेक्टर को इसकी लेंथ से क्या कर दूंगा, डिवाइड। इसको क्या मान लो, एक नया वेक्टर नाम दे दो, इसको डी वेक्टर है ना, इसको आप चाहो तो एक डी वेक्टर नाम दे दो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डी वेक्टर की लेंथ हो जाएगी। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, इस डी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर बताओ कैसे निकालते हैं। इस वेक्टर को इसकी लेंथ से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है अपना यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसको इसकी लेंथ से क्या कर दो, डिवाइड, और लेंथ क्या है बच्चों 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस में 40। ये अपना क्या आ गया, वो यूनिट वेक्टर आ गया टी की डायरेक्शन में। अब अपने को क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों, डी कैप है ना, ये जो अभी हमने निकाला है ये वाला, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ बच्चों कितनी है, 1 है। देखो लिख रखा है ना, इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ, इसको आई प्लस जे प्लस के को, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ए की डॉट प्रोडक्ट डी
कैप के साथ क्या दे रखी है 1, देखो ये दे रखी है 1 है ना। तो ए कितना है बताओ, ए आपका है आई प्लस जे प्लस के, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 2 प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 6j और माइनस के 2 के डिवाइड बाय 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर और प्लस 40, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी है बच्चों 1 है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट, ये नीचे वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू तो नीचे रहेगी, ऊपर आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट को जे से और के कोफिशिएंट को के से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना आएगा आपका 2 प्लस लेमडा इंटू 1, यानी कि कितना आ जाएगा अपना 2 प्लस लेमडा इंटू 1 और प्लस में ये कितना आएगा बच्चों 6 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 1, प्लस में 6 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 1 और नीचे क्या है आपका एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ से आपको क्या निकालनी है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आसान हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या दे रखिए 1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 2 प्लस लेमडा, 6 में से 2 गए 4 और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 40, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ गया लेमडा प्लस 6 आ गया ना, लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू इधर स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आप इसका स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 लेमडा और ये माइनस के 4 लेमडा हो जाएंगे इधर आके, और इधर कितना है बच्चों 44 है और ये 36 इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 लेमडा इज इक्वल टू 8, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। इस वेक्टर की बच्चों डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इन दोनों वेक्टर के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ 1 है। बस आपको पहले क्या निकालना है, इन दोनों के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर इस वेक्टर के साथ उस यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या रख देना 1 रख देना, आपका लैम्डा आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर दो का हम पेयर बनाए तो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी के, बी सी के और सी ए के। जैसे आप जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं ये तीनों आपस में क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना। आप अपने कमरे का कोई एक कॉर्नर लो, उस कॉर्नर से एक लाइन को एक्स एक्सिस मानो, एक को वाई एक्सिस मानो फर्श वाली, और ऊपर ऊपर जो जा रही है उसको जेड एक्सिस मानो। तो बताओ क्या ये तीनों लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखो आपस में 90 का बना रही है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को देखोगे ये भी 90 बना रही है ना। तो ये तीन वेक्टर बच्चों ऐसे ही है कि ये आपस में क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और तीनों के मैग्नीट्यूड भी क्या है इक्वल है। शो करना है कि द वेक्टर सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 इज इक्वल, ये सॉरी ये जो है ना आपकी बुक में स्टेटमेंट गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये रोंग है। इसकी जगह क्या है बच्चों, इसकी जगह है a प्लस बी प्लस सी, ये है। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है यही स्टेटमेंट है आपकी बुक में। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ ये आपका है। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है ए बी सी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। शो करना है कि ये जो वेक्टर है ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये इक्वली इंक्लाइंड है टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मतलब कि ये वाला वेक्टर ये ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बनाता है। क्या करता है बच्चों, इनके साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो क्वेश्चन में पहले तो अपने को गिवन क्या है वो लिख लो। क्वेश्चन में बच्चों अपने को गिवन है कि ए डॉट बी ये क्या है 0, क्यों, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा, फिर बच्चों बी डॉट सी भी 0 होगा और सी डॉट ए भी क्या होगा 0, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो दो का पेयर बना के हम आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगी 0। एंड एक चीज आपको और दे रखी है, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों इक्वल है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ सी। जो जो चीजें गिवन है ना वो मैंने लिख दी। अब आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव अपने को प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये जो एंगल है ये इक्वल एंगल बनाता है। दिस वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद ए वेक्टर बी वेक्टर
एंड सी वेक्टर। यानी कि देखो ये भी एक वेक्टर है पूरा, और ये ए के साथ, बी के साथ और सी तीनों वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। अपने को ये प्रूव करना है, तो करें प्रूफ। बिल्कुल आसान है। आप बस मेरे को ये बता दो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ, मान लो ए के साथ ये एंगल बनाता है, तो हम उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। वी फाइंड, पहले मैं तीनों निकाल के दिखाता हूँ आपको। वी फाइंड एंगल बिटवीन, हम एंगल निकालेंगे किसके बीच में बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। घबराना नहीं है आपको, ये पूरा एक ही वेक्टर है ना, एंड ए वेक्टर। यानी कि इस वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में हम एंगल निकालते हैं। लेट कर लो ये जो एंगल है बच्चों, ये कितना है आपका, अल्फा है। ये जो एंगल है कितना है, अल्फा। देन कोस अल्फा का फिर फॉर्मूला क्या होता है बताओ। किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में हम एंगल निकालते हैं, तो मान लो थीटा है तो कोस थीटा क्या होता है, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर कौन से है, एक ये है पूरा और एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों की क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट करेंगे इसकी ए के साथ, और नीचे क्या करेंगे बच्चों, इस वेक्टर की लेंथ और ए वेक्टर की लेंथ। यही तो करते हैं बताओ, हम इतनी बार हमने डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन किए हैं वेक्टर एंगल निकालने के, यही करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करना, ए की ए के साथ करो यानी कि ए डॉट ए, प्लस बी की ए के साथ करो यानी कि बी डॉट ए, प्लस सी की ए के साथ करो यानी सी डॉट ए, और नीचे इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज चलाते रहो इसको बच्चों एज इट इज लिखते रहो बस। ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं बी डॉट ए को जीरो लिख सकता हूँ, देखना ए डॉट बी कह लो या बी डॉट ए कह लो। क्या सी डॉट ए को जीरो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है बच्चों लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और ये भी जीरो है ये भी जीरो है। नीचे क्या बच गया आपका, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर आ गया। अच्छा, ऊपर लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है, यानी लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ ए वेक्टर ही है, और नीचे लेंथ ऑफ ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की लेंथ। अब ये एक लेंथ कट जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। क्या बच गया अपना बताओ, ये बच गया अपना लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऊपर बच गया, नीचे क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इसकी लेंथ हो गया। ये वैल्यू आ गई किसकी, कोस अल्फा की। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो बच्चों। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली आप क्या लिख दो, कोस बीटा। बीटा किस किस के बीच में एंगल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और एक क्या है बच्चों, बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन देम वो हमने क्या माना, मान लो बीटा मान लिया, तो फिर कोस बीटा पता है क्या आएगा। यहाँ पे देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका ऊपर ए वेक्टर की लेंथ है ना, ऊपर ए वेक्टर की लेंथ है, यहाँ पे किसकी लेंथ आ जाएगा, बी वेक्टर की लेंथ, और नीचे वही वेक्टर रहेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बिल्कुल एज इट इज वही स्टेप आपको करना है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, क्या बी वेक्टर की लेंथ को मैं ए वेक्टर की लेंथ लिख सकता हूँ, ये बता दो बस मेरे को। ये आप मेरे को बताओ, क्या बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को गिवन है क्वेश्चन में ये दोनों चीजें है ना, तो मैंने ये लिख दिया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन, कोस गामा, और गामा क्या है बच्चों, गामा एंगल है इस वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में है ना। कोस गामा क्या हो जाएगा, ऊपर सी वेक्टर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर की लेंथ को अपन ए वेक्टर की लेंथ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर की लेंथ और सी वेक्टर की लेंथ क्या है, दोनों इक्वल है। तो देखो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। दैट इंप्लाइज कोस अल्फा इक्वल हो गया आपका कोस बीटा और इक्वल हो गया कोस गामा, यानी कि अल्फा बीटा और गामा इक्वल हो गए, और यही आपको प्रूव करना है बच्चों। आपको यही तो प्रूव करना था कि इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है एक तो, और एक सी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है बच्चों, एंगल बिटवीन देम वो क्या है, गामा है, तो कोस गामा ये होगा। तो देखो ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर, ये ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ तीन एंगल बनाता था, अल्फा बीटा और गामा, और हमने तीनों क्या प्रूव कर दिए, इक्वल प्रूव कर दिए। इसका मतलब ये एंगल तीनों वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बनाता है, और यही आपको प्रूव करना है। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, एक तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और उसके बाद दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, सिर्फ इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन कोई मुश्किल है नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपको,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी, प्रूव करना है और इजी भी है, सबसे आसान क्वेश्चन भी आपको लगेगा ये। इसमें आपको है ना ये चीज़ प्रूव करनी है बच्चों, ये चीज़, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर गिवन दैट, ये दोनों क्या है बच्चों, नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब जीरो वेक्टर नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे बच्चों सिर्फ होता इफ़, सिर्फ क्या होता, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ़ का मतलब हमेशा क्या होता है, गिवन, यानी कि आपको ये गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि आपको कन्वर्स भी प्रूव करना है, यानी कि ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन प्रूव करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, इफ एंड ओनली इफ का मैं मतलब समझा रहा हूँ। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये है तो ये कंडीशन होगी, मतलब कि ये दोनों चीजें इक्वल है तो ए और बी वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ का। तो ध्यान से समझो, अब मैं जो चीज लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, पार्ट वन, पार्ट वन में मैं क्या प्रूव करूंगा और क्या मेरे को गिवन है, बस आप मेरे को ये बता दो गिवन क्या है अपने को पार्ट वन के अंदर। इफ मान लो आपको गिवन है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी क्या होगी बच्चों, जीरो। परपेंडिकुलर में तो यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब मैं एक बार ये लेके चल रहा हूँ कि ये दो वेक्टर आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, और मैं क्या प्रूव कर दूंगा, ये वाली कंडीशन। क्या प्रूव करना है मेरे को लिख दो यहाँ पे, टू प्रूव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ वो क्या है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, है ना। ये प्रूव करना है, करते हैं प्रूव। चलो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो आपको प्रूव करना है ना बच्चों उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी और ए प्लस बी, और इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट बताओ, पहले इस ए वेक्टर की डॉट करेंगे इस पूरे वेक्टर के साथ, यानी ए प्लस बी के साथ, और फिर इस बी वेक्टर की डॉट करेंगे बच्चों किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। करो सोल्व इसको, ये ए की ए के साथ करेंगे तो ए डॉट ए, प्लस ए की बी के साथ करेंगे तो ए डॉट बी, प्लस बी की ए के साथ करेंगे तो बी डॉट ए, प्लस बी की बी के साथ करेंगे तो बी डॉट बी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और ए डॉट बी क्या है बच्चों, जीरो, तो बी डॉट ए भी जीरो होगा, और ये क्या होगा आपका लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि अपने को गिवन है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो ये क्या आ गया बताओ, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और प्लस में लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। देखो ये तो प्रूव करना था, कितना आसानी से हमने प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड आ गई। यानी हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया कि अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये रिजल्ट शो कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर टू, इस क्वेश्चन का अब हम करेंगे बच्चों पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, गिवन। अब हम बच्चों क्या लिखेंगे, गिवन है हमारे को, जो हमने प्रूव किया ना वो अब की बार गिवन है, दिस इनटू दिस वेक्टर, ये इक्वल है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। और अपने को प्रूव करना है क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट इंप्लाइज, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को अपने को क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। करते हैं प्रूव। देखो प्रूफ में क्या लिखें, जो चीज़ गिवन है उसको लेके चलेंगे, वी आर गिवन दैट, जो चीज़ गिवन है बच्चों उसको लेके चलो और प्रूव हो जाएगा। ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या गिवन है अपने को, लेंथ ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस में लेंथ ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। आप इसका आंसर निकालो, ये क्या था बताओ, इसको सोल्व करोगे, बार बार बता रहा हूँ ना मैं, इसको क्या आएगा सोल्व करके, लेंथ ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आ जाएगा ना। अब की बार ए डॉट बी को जीरो थोड़ा लिखेंगे, ये तो प्रूव करना है अपने को। और ये क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस में लेंथ ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताओ, ये आपस में कट गया तो यहाँ क्या बच गया, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज ए डॉट बी क्या बच गया आपका, जीरो, दैट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और यही हमारे को प्रूव करना था। बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन था, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे को बच्चों दोनों पार्ट प्रूव करके दिखाने होते हैं। तो क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको, और आ सकता है पेपर के अंदर, दोनों पार्ट प्रूव करेंगे और कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हमारे जो 4 क्वेश्चन रह गए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए डॉट बी
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगी, यानी कि थीटा की आपको रेंज बतानी है। ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। पहले तो आपको जो है एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मान लो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सबको पता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। अपने को तो कोस की बात देखनी है। कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि बच्चों जब भी हम दो एंगल के बीच के, दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात करते हैं ना, तो वो एंगल किस किस के बीच में होता है, जीरो से थीटा जो होता है वो कहाँ पे लाई करता है, जीरो से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो उससे बड़ा एंगल हम नहीं लेते। तो अगर अपने को दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करनी है, तो ये बताओ, लेट कर लो। ये लेट क्यों, ये तो थीटा अपने को गिवन ही है ना। थीटा अपने को दो वेक्टर के बीच का एंगल गिवन है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। बताओ होता है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अपने को ए डॉट बी चाहिए यहाँ पे है ना, तो अपने को ए डॉट बी चाहिए, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस ऑफ थीटा। एक ही बात है। अब आप बस मेरे को ये बताओ कि ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आपको क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखी है, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। क्यों, क्योंकि ये ए डॉट बी के इक्वल ही तो है। तो अब देखो मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। मैं मान लो आपको ये कहता हूँ कि 2x जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हम इस 2 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हम बच्चों इस 2 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों, क्यों हटा देते हैं, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। ये 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो 2x तो अपने आप ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ पॉजिटिव क्वांटिटी को हम हटा सकते हैं। ये देखो, किसी भी नंबर का जो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस होता है वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो कहता है मैं तो तुम्हारा लास्ट तक साथ देने को तैयार हूं, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा। ये कहता है मैं भी कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा। बस कोस थीटा तुम पॉजिटिव हो जाओ तो हम पूरा मिलके, तीनों का ग्रुप मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ ए वेक्टर और लेंथ ऑफ बी वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। यानी हमारा लास्ट में रिजल्ट क्या आ गया, कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि कोस थीटा आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और ऐसा तो किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट इम्प्लाइज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करना चाहिए। और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। और उसको कैसे लिखते हैं, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, देख लो, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 आ जाएगा। हाँ, ओपन ब्रैकेट नहीं आएगी, क्लोज ब्रैकेट, यानी कि 0 भी हो सकता है और पाई बाय 2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब देखो इसमें क्या बोलता है आपसे कि ए और बी वेक्टर दो यूनिट वेक्टर है, ध्यान से देखना, दो यूनिट वेक्टर है और थीटा इनके बीच का क्या है बच्चों, एंगल है। देन ए प्लस बी वेक्टर, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, वो एक यूनिट वेक्टर होगा कब। आप ये मान लिया करो कि आपको ये यूनिट वेक्टर गिवन है, कौन सा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी लेंथ भी 1 है और इसकी लेंथ भी 1 है। और थीटा क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको ये सब गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा अगर थीटा कितना हो, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। मतलब आप ये मान लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको क्या गिवन है, इस एक यूनिट वेक्टर गिवन है ना। आपको प्रूव करना है, आपको या फिर मान लो क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको थीटा फाइंड आउट करना है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये बता दो बस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी लेंथ अगर 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो फिर इसका अगर हम स्क्वायर करें, क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक ही बात बताई है कि जब भी मॉडुलस के अंदर या मैग्नीट्यूड आ जाए ए प्लस बी का, तो हम हमेशा क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तभी इसका फॉर्मूला हम खोल सकते हैं, है ना। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितनी बार हमने किया है, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होता है ना, प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया, 1। ए स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 1, बी ये कितनी है, 1, क्योंकि दोनों क्या है आपके यूनिट वेक्टर है, 2a डॉट बी।
बच्चों एक 1 से 1 कट जाएगा, है ना, एक 1 से 1 तो ये कट जाएगा, और ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों आपका -1। अब a डॉट बी कितना आ गया बताओ, यहाँ से a डॉट बी की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया, -1/2। लेकिन अपने को तो थीटा चाहिए, तो बताओ दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। बताओ होता है ना, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा इनके बीच का एंगल है। ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1/2। अगर आपको पता हो 11th क्लास से कि कोस की वैल्यू -1/2 कब होती है, कोस 120 पे, है ना। कोस 120 क्या होता है, कोस, इसको 120 को लिख दो ऐसा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, यानी कि -1/2। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ हमेशा कि ये वैल्यू तो आप याद रखो, बहुत जगह यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, थीटा कितना आएगा बच्चों आपका 120 डिग्री, और 120 डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो π/180 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ गया 2π/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीटा कितना होगा आपका 2π/3 होगा, और मैंने प्रूव करके बता दिया कि कैसे होगा ये, बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है। 18th क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है इसकी वैल्यू बताओ, बस आपको सिंपल चीजें पता होनी चाहिए इसमें। ये देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे कि आई डॉट आई कितना होता है, बताओ आई डॉट आई, अगर हम दो यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की बात करें, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है बच्चों 1, और के डॉट के आपका क्या होता है 1, ये होता है एक। तो फिर अगर मैं बात करूँ आई डॉट जे की, आई और जे की यानी कि अलग अलग हो तो डॉट प्रोडक्ट इनकी क्या होती है 0, क्योंकि बच्चों आई और जे आपस में वेक्टर क्या होते हैं बताओ, परपेंडिकुलर होते हैं ना। आई वेक्टर किसके अलोंग होता है आपका, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है ना, यूनिट वेक्टर। ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है, ये जेड एक्सिस के साथ होता है के वेक्टर। तो आई और जे वेक्टर आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर की वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0। ऐसे ही जे की डॉट प्रोडक्ट के साथ करोगे वो भी 0, आई की डॉट प्रोडक्ट के साथ करोगे वो भी क्या आएगी 0, है ना। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। फिर बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, किसकी बात आती है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ, एक वेक्टर की खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बताओ क्या होती है, हमेशा 0, यानी कि ए क्रॉस ए क्या होती है बच्चों 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है आपका लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और थीटा 0 होता है, साइन 0 क्या होता है 0, तो वो पूरा 0 बना देगा, है ना। ये होता है ए क्रॉस ए कितना होता है 0। तो मुझे बताओ अगर मैं बात करूँ आई क्रॉस आई की क्या होगा 0, जे क्रॉस जे की बात करूँ, कोई रटना तो है ही नहीं आपको वेक्टर के अंदर कुछ भी, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर मैंने आपको समझाई हुई है, ये हो गया। लेकिन अब मैं बात करूँ, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक सर्कल बना दिया करो, अगर गलती नहीं करनी है तो यहाँ लिखो आई, यहाँ लिखो जे, और यहाँ लिखो बच्चों के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, देखो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप कैसे भी कर लो। देखो आई और जे, आई की मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चों आप, जे से करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी प्रोडक्ट करोगे आप, आई की जे से, क्लॉकवाइज ही चल लो। आई की जे से करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, के आएगा। अब जे की के से करो, जे की के से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, आई आएगा, इससे नेक्स्ट वेक्टर है ना। के की आई से करोगे, के की आई से करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, जे आएगा। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें मैंने प्रूव की हुई है कि कैसे आता है। अगर मान लो आप जे की मल्टीप्लाई आई से करते हो, है ना, जे की मल्टीप्लाई आई से करते हो यानी एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, आंसर तो के ही आएगा, लेकिन बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे इसके अंदर आ जाएगा। अगर के की मल्टीप्लाई आप जे से करोगे तो माइनस आई, अगर आप आई की मल्टीप्लाई के से करोगे तो माइनस जे। आपको डायग्राम बनाना है, क्लॉकवाइज के अंदर प्लस और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होगा माइनस, बस ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान कहानी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाले आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। बच्चों पहले तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ जो है ना इसको सोल्व करो। आई जे क्रॉस के, यहाँ पे सर्कल बना लो, यहाँ क्या है आई, यहाँ क्या है जे, और यहाँ क्या है बच्चों के। आपसे है जे क्रॉस के, जे और के देखो क्लॉकवाइज है ना, जे क्रॉस के तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा, है ना। ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा आपका, आई आएगा, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, देखो
आई क्रॉस के उल्टा चल पड़े है ना, ये क्या हो गया बच्चों, ये देखो ध्यान से देखो, उल्टा चल पड़े हम एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा, जे तो आएगा लेकिन बच्चों क्या आएगा माइनस का, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे, पहले आई फिर जे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा के वेक्टर। बस खत्म क्वेश्चन। ये क्या होता है बताओ, आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है 1, ये 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आएगा 1। कोई रटने की बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है दो वेक्टर ए और बी है, उनके बीच का एंगल क्या है थीटा, और ये दोनों चीजें इक्वल है, तो थीटा क्या होगा बच्चों। इसका मतलब क्या होता है बताओ, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, बस आप मेरे को ये बता दो। ए डॉट बी का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब, इसका मतलब होता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब आप ये भी बता दो मेरे को, ए डॉट बी के ऊपर जो ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सबका आपको कम से कम मतलब तो पता होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है क्वेश्चन का कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं ए और बी, जिनकी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट करें और उसका मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट है, याद रख लो। इसका आंसर कितना आएगा π/4, ताकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तुरंत आप आंसर मार्क कर सको। मैं इसलिए कह रहा हूँ याद रखने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आया कैसे, आया कैसे वो मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बच्चों दोनों क्या है, इक्वल है। आप ये बताओ मेरे को, ए डॉट बी होता क्या है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा होता है ना। ए क्रॉस बी क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर लेंथ ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू, ये क्या होता है बच्चों आपका, इंटू एन कैप होता है ना, इंटू क्या होता है एन कैप। एन क्या होता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है ए और बी के दोनों के। अच्छा अब इनकी आप ये मॉडुलस हटाओगे तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और मोड ऑफ कोस थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ ए वेक्टर लेंथ ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ साइन थीटा और मोड ऑफ एन कैप। और एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होएगा 1, ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये कितना होता है आपका 1, तो ये कितना आ गया आपका बच्चों कोस थीटा। आप इसको ये लिख सकते हो ना, कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आप क्या लिख सकते हो इसको, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप मेरे को बताना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस और साइन क्या कब इक्वल होते हैं, π/4 पे होते हैं ना। थीटा कितना आ जाएगा π/4, 45 डिग्री पे कोस 45 और साइन 45 क्या होते हैं, दोनों 1/√2 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया π/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो, पेपर के अंदर ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, मैंने लिख दिया। इफ द मैग्नीट्यूड, क्या बच्चों, इफ द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज सेम, देन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज π/4। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, यानी कि ऐसे लिखने की बजाय, ऐसे आपको लिख के देने की बजाय ये स्टेटमेंट के रूप में भी दे सकता है ना, स्टेटमेंट के रूप में भी दे सकता है। कैसे देगा वो मैंने आपको लिख के बता दिया, ठीक है। तो बच्चों अपना वेक्टर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वेक्टर चैप्टर को देखने का तरीका क्या है। एक तो एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करके और मिसलेनियस एक्सरसाइज तक जब आप देखोगे तो इसको एक सीरियल के अंदर देखोगे, बीच बीच में से मत देखना। हाँ, जिन बच्चों ने वेक्टर पहले पढ़ रखा है वो देख सकता है, लेकिन जो पहली बार कर रहा है वो कंप्लीट बिल्कुल इसी ऑर्डर में देखेगा, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और फिर मिसलेनियस। और हर एक्सरसाइज से पहले, जैसे 10.1 एक्सरसाइज है, इसके डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको क्या मिलेगा, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर मिलेगा, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर मिलेगा। ऐसे ही 10.2 के डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर मिलेगा। सभी एक्सरसाइज के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर मिलेगा, पहली 4 एक्सरसाइज में, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है, क्योंकि मैंने मान लो 10.1 एक्सरसाइज में जितनी भी चीज़ें होगी, जिस जिस तरह के क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट काम करते हैं, वो सारे मैंने कहाँ पे बताए हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर में। यहाँ नहीं बताया मैंने एक्सरसाइज में, ताकि
एक बच्चा जिसके मान लो कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो सिर्फ रिवीजन करना चाहता है, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने अब क्या किया है, 10.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, उसकी इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं दी मैंने। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने क्या कर दिया, पहले अलग से लेक्चर बना दिया, ऐसे ही 10.2, ऐसे 10.3। और मैं कहता हूँ ये चारों इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने अच्छे से देख लिए ना, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोर देन 90% आप खुद से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि जिस जिस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता लगे कि जब हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन हमारे को कैसे मिलने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।